हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 8 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, कोई बुक अगर लेखक न्यूज में है, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपका स्टैटिक जीके बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, इसलिए जो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। तो 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 8 अक्टूबर को। तो इसको देखिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये इसकी 92वीं वर्षगांठ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इस वर्ष का इसका थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। तो इसका थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस विषय पर ये जो है अब की बार इसको मनाया जा रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो है दौरान भारतीय वायुसेना के जवानों के साहस के लिए उन्हें रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा गया था। रॉयल आगे उसके लगाया गया था। लेकिन 1950 में जब देश गणतंत्र बना, स्वतंत्र तो 1947 में ही हुआ था, लेकिन जब गणतंत्र बना देश, तब बनने के बाद इस भारतीय वायुसेना के आगे से जो है रॉयल शब्द जो है हटा दिया गया। तो यानी इंडियन एयरफोर्स इसको बना दिया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो है 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को ही हुआ था। इसी की याद में इसको जो है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस का भी जो है 6 अक्टूबर 2024 को चेन्नई में जो है एयर शो हुआ। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज आपको कवर कर दिया गया था कई बार। तो चेन्नई में इसको हुआ है, तट पर, चेन्नई के तट पर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे आपको कहीं भी मौका मिले जहां एयरफोर्स का शो हो रहा है, या इंडियन एयरफोर्स डे पर जो स्पेशल से शो होता है, वहां आप इसको जाकर के देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग होता है, काफी ज्यादा फीलिंग होता है कि मतलब जो है हाँ मैं इंडियन हूँ। तो इस तरह से जाके उसको देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा हूँ। तो इस तरह से देखिएगा कैसे 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 जो है वहाँ एक्सरसाइज होता है। इतने, अब वहां से आप जाकर सीख भी सकते हैं कि कितने लेवल पे जाकर के उसको जो है उस एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट कराया जाता है। लोग ऊपर से कूदते हैं कई कई हजार फीट ऊपर से, और उसके बाद ये सेना के जहाज कई जो है अपना कर्तव्य दिखाते हैं। तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं, कहीं भी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स का जो है 92वीं एनिवर्सरी है, सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका आदर्श वाक्य है नभा स्पर्श दीप्तम, यानी महिमा के साथ आकाश को छूना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच द्वितीय निवेश संधि, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, सॉरी द्वितीय द्विपक्षीय है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायलैटरल है। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है लागू हुआ, तो किस देश, भारत और किस देश के बीच में लागू हुआ? तो विकल्प में यूएई, मालदीव, श्रीलंका, सऊदी अरब। तो सही उत्तर आपका रहेगा संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ये लागू हो गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में जो है आपको डिटेल्स बता देते हैं। तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो है के बीच 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी में हस्ताक्षरित, ये 13 फरवरी को ही हस्ताक्षरित हो गया था। द्विपक्षीय निवेश संधि जो है 31 अगस्त 2024 से लागू हो गया। तो इसका जानकारी कल दिया गया है। तो यूएई के साथ इस नए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लागू होने से दोनों पक्षों के निवेशकों को जो है निवेश संरक्षण की निरंतरता मिलती है। इस संधि से ये होता है कि जैसे आप हमारे देश में अगर वहां से कोई निवेश करने आ रहा तो उसको भी संरक्षण मिलता है। संरक्षण मतलब हर मामले में संरक्षण है, पूरा जो है सुविधा दिया जाता है। और इधर से अगर कोई वहां भी जाएगा तो उसको भी पूरा संरक्षण दिया जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जो है दोनों देशों में निवेश जो है बढ़ेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच जो है दिसंबर 2013 में जो एक हस्ताक्षरित पहले द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता हुआ था, निवेश से संबंधित ये समझौता हुआ था। तो इसका समय सीमा जो है 12 सितंबर को खत्म हो गया था। तो इसके जो है बाद इसको जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किया गया है, द्विपक्षीय निवेश संधि। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज। और भारत जो है, ये यूएई जो है भारत में लगभग 7वां सबसे बड़ा जो है निवेशक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और भारत के यूएई के साथ ये भी याद रखिएगा, यूएई के साथ भारत का जो ट्रेड प्लस है, ट्रेड व्यापार मतलब ट्रेड है, व्यापार है, वो सरप्लस में है, यानी भारत ज्यादा निर्यात करता है, आयात वहां से कम करता है। ये चीज भी आप याद रखिएगा। और ये इसका मैप है, इसके आसपास वाला लोकेशन देखिएगा, सऊदी अरब जो हो गया, ओमान हो गया, इधर जो है ये यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, इसकी राजधानी अबू धाबी है। ये जो है कर्क रेखा पर स्थित देश है, ये चीज कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखिए, कर्क रेखा पर स्थित है। और हार्मुज जल संधि यहीं पर जो है इसके ऊपर है, और मतलब पर्सियन गल्फ और ओमान की खाड़ी में ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से इसको जो है पूरा डिटेल्स में देखा करिएगा। दुबई इसका बड़ा शहर है, ना कि दुबई इसकी राजधानी, ये चीज भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। आपको जो है कोर्ट में क्वेश्चन दिया गया, इससे जो है आपका तीन जो है क्वेश्चन लगातार तैयार हो जाएगा एक साथ है। तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो आप बताइए। भारत सबसे बड़ा जो है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है, तो क्या यह सही है। और इस वर्ष इसका थीम जो है अच्छाई के लिए कपास है, तो ये तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आप बताएंगे। तो पहला जो है एकदम सही है, 7 अक्टूबर को जो है मनाया गया है कल, तो आपको पूरा बताया गया था इसके बारे में डिटेल्स। दूसरा नंबर है, ये 2019 से जो है WTO मना रहा है, इसके भी बता दिए थे, अभी आगे बता देते हैं। और सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है, ना कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इस मॉडल में, वो पूछा गया है। और इस वर्ष इसका थीम अच्छाई के लिए जो है कपास है, ये भी सही है। तो आपका जो है तीनों विकल्प सही है। तो आप यहाँ से जो है 3 विकल्प तैयार हो गया, 3 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और ये देखिए, विश्व कपास दिवस जो है आपको बता दिया 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉटन फॉर गुड इसका अच्छाई के लिए कपास इसका थीम है। 2019 से जो है WTO मना रहा है और कपास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, आपसे बता ही दिए। और जो है शीर्ष कपास उत्पादक देश, ये चीज आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो भारत, चीन, अमेरिका, यानी भारत सबसे ज्यादा, चीन दूसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे। वही शीर्ष कपास उत्पादक राज्य देखेंगे तो गुजरात जो है शीर्ष कपास उत्पादक राज्य अपने देश में है। वही महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तेलंगाना तीसरे, आंध्र प्रदेश चौथे और राजस्थान 5वें नंबर पर है। तो ये सीरीज आप याद रखिएगा, पूछा गया है और पूछा जाएगा भविष्य में भी। अगला है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कितने वर्षों के लिए जो है शुरू किया है। तो आप सब जानते होंगे तेल जो है भारत में कितना खपत होता है, तो उसके कारण से जो है भारत तिलहन मिशन शुरू किया है राष्ट्रीय खाद्य तेल को बढ़ावा देने के लिए। तो मिशन ये लागू किया है, मिशन तिलहन। तो कितने वर्षों के लिए जो है लागू किया है। विकल्प में है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। सही उत्तर आपका रहेगा 7 वर्ष के लिए जो है भारत इसको लागू किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय खाद्य जो है, आप इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत जो है खाद्य तेलों का जो है सबसे बड़ा आपूर्ति करता है विश्व में। सबसे ज्यादा जो है यहाँ जो है खाद्य का वो होता है, सप्लाई होता है। कहने मतलब लगभग 60 से 65% जो है भारत आयात के माध्यम से अपना जो है खाद्य तेलों की पूर्ति करता है। और ये भी चीज ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में अच्छा खासा लेवल पे ये खाद्य तेल तैयार होता है, लेकिन तब भी जितना यहाँ आपूर्ति होना चाहिए उतना जो है ये भारत जो है इसका उत्पादन नहीं कर पाता है। जितना यहाँ सप्लाई डिमांड है, सप्लाई उतना उस तरह से नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है भारत को आयात करना पड़ता है दूसरों देशों से। तो इसलिए इसको जो है कम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए खाद्य तेलों में ये जो है लागू किया गया 7 वर्षों के लिए। तो ये देखिएगा इसका अवधि जो है 2024-25 से 2030-31 तक जो है 7 वर्ष के लिए। और योजना का परिव्यय लगभग 10,103 करोड़ रुपया जो है उस पर खर्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या है आपको बता दिए, भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना तथा तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो वही चीज आपसे बताया, लगभग जितना खाद्य का होता है 60 से 65% जो है आयात करता है। शीर्ष तिलहन उत्पादक देश देखेंगे तो ये चीज आपको बता दें, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है। तो यूएसए सबसे ज्यादा है, चीन दूसरे नंबर पे, ब्राजील तीसरे, और भारत जो है सबसे ज्यादा जो है आयात करता चौथे नंबर पे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है शीर्ष तिलहन ये देखिए हम यहाँ जो आयातक है यह उत्पादक है, तो चौथे सबसे ज्यादा आयातक उत्पादक देश है।
और शीर्ष तिलहन जो है उत्पादक राज्य देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तिलहन होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, इस सीरीज कई बार इस तरह से पूछा गया है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे गुजरात है और चौथे महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा किस राज्य में जो है तिलहन उत्पादन होता है, ये चीज आपको याद रखना है, दोनों सीरीज है। अगला है भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का जो है कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया है। तो विकल्प में है चौथा, देखिएगा चौथा, पांचवा, तीसरा, छठवा। तो सही उत्तर आपका रहेगा चौथा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत जो है चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। ये अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को जो है संरक्षित करने वाला या रखने वाला चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसके पहले जो है कौन है, इसके बारे में आप देख लीजिए। तो भारत के अलावा जो है चीन पहले नंबर पे, जापान दूसरे नंबर पे और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पे जो है 3 अर्थव्यवस्था है जिनका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर से जो है अधिक है। वही चौथा भारत बन गया है जिसके पास जो है 700 बिलियन अरब डॉलर। क्या आप इसको जोड़ पाएंगे कितना जो है रुपया हो रहा है? तो इतना जो है बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, लगभग 704.89 बिलियन डॉलर इसको, और आरबीआई द्वारा घोषित आंकड़ा घोषणा किया गया आंकड़ा का। और विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? तो वह संपत्ति होती है जो एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न मुद्राओं जैसे सोना हो गया, विशेष आहरण अधिकार हो गया और डॉलर हो गया, ये सब चीजें जो है रखा जाता है। तो आप विशेष आहरण अधिकार आप देखिएगा, इसका मतलब होता है कि जो ये विशेष आहरण अधिकार में कौन कौन शामिल होता है, इसको आप जाके देखेंगे तो आप जो है इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, हम यहाँ के हालांकि यहाँ कवर नहीं किए हैं। तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? देश की मुद्रा स्थिरता जो है बनाए रखना और आपातकालीन स्थिति में जो है विदेशी लेन देन करने के लिए सहायता प्रदान करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको जो है देश की अर्थव्यवस्था, जैसे मान लीजिए कोरोना का पीरियड था तो वहां जो है उस स्थिति में आपातकाल की स्थिति में जो मुद्रा भंडार जितना रहेगा उतना जो है हम लोग का जो है ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि जो है 1990-91 में ये समय आ गया था कि जो है हमारे पास कुछ दिन का ही तेल, लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का जो है तेल खरीदने के लिए पैसा बचा था। तो तब हम लोग जो है एलपीजी मॉडल जो है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो है अपनाए थे। तो ये चीज याद रखिएगा, इसके कारण से ये महत्व इसका होता है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर आपका है किसे बनाया गया है? अविरल जैन को बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अविरल जैन को क्या बनाया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आरबीआई का स्थापना देखेंगे तो ये देखिएगा अविरल जैन है। और आरबीआई के बारे में देख लीजिए, आरबीआई का स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको जो है इसका स्थापना कोलकाता में किया गया था, इसका हेडक्वार्टर मतलब कोलकाता में था। लेकिन 2 साल बाद 1937 में जो है इसको मुंबई में जो है ट्रांसफर कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और तब से लेकर के आज तक जो है इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। ये चीज आप याद रखिएगा। और इसका केंद्रीयकरण देखेंगे, मतलब सेंट्रलाइजेशन इसको कर दिया गया था न, तो 1949 में जो है इसका केंद्रीयकरण कर दिया गया था। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहले बैंकों को जो है केंद्रीकरण किया गया बैंकों का जो है, अब जो है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कहने का मतलब पहले सरकारी बनाया गया, अब उसको प्राइवेट बनाया जा रहा है बैंकों को। ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ आरबीआई में जो होता है, आरबीआई में एक गवर्नर होता है, ये चीज आपसे पूछा गया है, एक गवर्नर होता है और मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये चीज पूछा गया, वहां दिया था कि विकल्प में 6 गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है, एक जो है गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं अधिकतम। तो ये चीज आपका शक्तिकांत दास जो है आपके वर्तमान जो है गवर्नर है, आप सब जानते होंगे, नोट यूज करते होंगे, देखते होंगे, शक्तिकांत दास। अगला है भारत की मेजबानी में जो है क्वाड का समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 जो कहाँ आयोजित होगा। तो क्वाड का ये अभ्यास है, इसको जब क्वाड के बारे में बताए होंगे तो ये जरूर बताएंगे कि मालाबार अभ्यास ये लोग करते हैं, समुद्री अभ्यास है। तो कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल में। तो यानी ये चीज आपको ये देखना है, 4 देश उसमें है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन तो ये अब की बार ये पूछा जा सकता है कहाँ हो रहा। तो 2024 का जो है सैन्य अभ्यास आपकी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब की बार का जो है ये सम्मेलन
भारत में होने वाला था 2025 में, लेकिन अमेरिका के जो है कहने पर, अमेरिका के रिक्वेस्ट पर इसको जो है कहाँ कर दिया गया, अमेरिका ट्रांसफर कर दिया गया है। 2024 में वाला कहाँ हुआ था, अभी जल्दी ही हुआ, मोदी जी भी कुछ दिन पहले गए थे, तो यूएसए में हुआ है, यूएसए में। उसके बाद अभी जो है रिसेंटली जो होगा अब की बार 2025 में, तो अब की बार वाला भारत होगा। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका जो है ट्रांसफर कर दिया गया था, जो है कौन होस्ट करेगा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि जो अब की बार यूएसए में हुआ, अगली बार जो है भारत में होगा। पहले जो है ये डिसाइड कर दिया गया था कि भारत में होगा, लेकिन ये यूएसए में हुआ। तो ये देखिएगा, जापान, ये जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया। तो ये मतलब हिंद महासागर, इंडो और पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और शांति स्थापित करने के लिए जो है ये स्थापित किया गया है ये संगठन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। यहाँ आप देखेंगे तो ये अलास्का, ये यूएसए का ही भाग है, इसके लिए इसको कलर किया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2007 में जो है जापान के जो है प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके जो है ये दिमाग की जो है उपज है, उसके उनके माध्यम से जो है इसको लाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चीन जब इसका नाम सुनता है तो जान रहे हैं क्या होता है उसको, तो चीन को काउंटर करने के लिए ही कह लीजिए कि इसको लाया गया है। तो कहाँ हो रहा है, विशाखापट्टनम, अपने विशाखापट्टनम में हो रहा है, ये आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएम मोदी कहाँ पर GAIL मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहले दाबित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का जो उद्घाटन किया है। तो अभी आपको बताया थे 4 असम में किए थे और एक जो है यहाँ किए थे ग्वालियर में, लेकिन ये चीज आपका क्या करा, गेल का ये है, वो ऑयल इंडिया लिमिटेड का असम में था। तो ये किसका है, गेल का, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ इसको किए हैं, तो विकल्प में है, देखिएगा कहाँ है, विकल्प में महाराष्ट्र, असम, झारखंड, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा झारखंड। झारखंड की राजधानी आप सब जानते होंगे रांची है। तो यहाँ जो है इसको उद्घाटित किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो ये गेल का है, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में देखिएगा कि इस संयंत्र से जो है रांची नगर निगम के जो कचरे, जितने कचरे होंगे और गोबर जितना होगा, उसका जो है इस्तेमाल करके जो स्वच्छ ऊर्जा जो है पैदा की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ किया गया है, तो रांची में, झारखंड में किया गया है। और ये गेल का पहला है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में स्थापित किया गया था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से हेडक्वार्टर वगैरह भी पूछ लिया जाता है। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत की आधिकारिक यात्रा पर जो है आए हुए हैं या आए हैं। तो किस देश के हैं ये, विकल्प में मालदीव, मॉरिशस, मिस्र, ईरान। तो सही उत्तर आपका रहेगा मालदीव। आप सब जानते होंगे मालदीव के साथ हमारा उतना जो है, जब मुइजू चुने गए थे तो बहुत विवाद हुआ था, उसके कारण से जो है वहाँ का जो पर्यटन है काफी ठप हो गया था, क्योंकि भारत से बहुत लोग जो है मालदीव घूमने जाते होंगे। आप लोग कभी हो सकता सपना हो कि जो है हम भी जाए मालदीव। तो वहाँ भारत में जो है भारत के विरोध कर दिए थे, इसके कारण से भारत के जितने टूरिस्ट हैं जाते हैं में ज्यादा करके जो है नहीं जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप में गए थे इसके कारण से प्रचार करने के लिए कि आप लक्षद्वीप घूम सकते हैं, आप सब जानते होंगे। तो लक्षद्वीप के प्रचार करने गए थे कि आप मालदीव के स्थान पे, मतलब डायरेक्टली नहीं कहते कि हाँ आपको ये अल्टरनेटिव दे सकता है। तो ये मालदीव के जो है राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू, तो भारत के यात्रा पर है 6 से लेकर के 10 अक्टूबर तक। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये मालदीव है, देख लीजिएगा। ये मालदीव देखेंगे तो यहाँ से होकर के, ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, मालदीव से होकर के विषुवत रेखा जो है गुजरता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर जो है कहाँ से जाता है, यहीं से होकर जाता है, इक्वेटर। तो इसका जो एक द्वीप है, ये मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। तो इसमें जो है इससे हो करके जो है इक्वेटर गुजरता है। तो आपको इतना खाली याद रखना है कि हाँ इक्वेटर मालदीव से होकर जाता है, विषुवत रेखा। तो इसके बारे में ये देखिएगा पूरा ये है। अगला है कि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो अभी आपसे 70वें नेशनल अवार्ड के बारे में बताए ही थे, फिर ये देखिए किसने जीता है। तो विकल्प में मानसी पारेख, दिया मिर्जा, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो कौन जीता है, सही उत्तर आपका रहेगा मानसी पारेख।
मानसी पारेख के साथ में जो है नित्या मेनन जो है, दोनों लोग मिल करके इसको ज्वाइंट रूप में जीती है, नित्या मेनन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन अभी दिल्ली में किया गया था, इसके बारे में आपको बताया गया था। अगला देखिएगा, ये देखिएगा कौन है, मानसी पारेख। अगला है दुनिया का पहला बायोनिक आंख है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिएगा दुनिया का पहला है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम इसका पूरा नाम है, किस देश में विकसित किया गया है? तो विकल्प में है जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया के जो है मोनाश विश्वविद्यालय ने इसको जो है विकसित किया। तो ये देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय ने इस जो है सिस्टम को विकसित किया है। बायोनिक आंख के बारे में देखिएगा, तो ये क्षतिग्रस्त जो ऑप्टिक नस है उनको जो है बाईपास करके और सीधे मस्तिष्क को जो है संकेत भेजकर दृष्टि पटल बहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसमें जो है कैमरा वगैरह लगाया जाता है आंख में, और वो जो है दिमाग को डायरेक्ट सूचना देता है कि मतलब, तो इसके माध्यम से जो है आपका विजन जो है मतलब दृष्टि जो है वो लौट आती है, कह लीजिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये काफी महत्व इसका है कि अंधे लोगों को इससे जो है राहत मिल सकती है, जो है इससे जो है लाभ मिल सकता है। तो दुनिया का पहला है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा। ये कहाँ से ये जो है गुजरता है, क्या, मकर रेखा। और दूसरे नंबर जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, इसके उत्तर पूर्वी तट पर है। इसको कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसका कितने किलोमीटर है, तो ये लगभग 1800 कुछ किलोमीटर है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, कहीं कहीं 2000 के आसपास भी देता है। तो 1800 2000 के बीच इसको जानिएगा। और इसके आसपास जो लोकेशन है, जो सागर वगैरह है, इसको देखिएगा। ये बास जो है जल संधि है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का ये राज्य है विक्टोरिया, तो इसके बीच में जो है इसको बास जल संधि है। तो ये चीज पूछा गया है, वास। तो ये चीज ऐसे पढ़ा करिए कि मतलब हाँ, एक चीज पढ़ने के बाद जो है कई चीजें आपको वहां से जानकारी मिल सके। अगला है वन्य जीव सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक जो है कब से कब तक मनाया जाता है? अभी मनाया जा रहा था, तो कब से कब तक? तो सही उत्तर आपका रहेगा 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक इसको मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि राष्ट्रीय जो है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक जो है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आप सब परिचित होंगे कि वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। तो वन्य जीवों का संरक्षण जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है उसके कारण से तो और देख रहे हैं कि जलवायु और पर्यावरण जो है किस तरह से प्रभावित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हो रहा है। तो इसके कारण से वन्य जीवों की संरक्षण जो है और बढ़ जाता है उसका महत्व। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था। ये चीज याद रखिएगा, कई बार ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि पहले कौन आया था इसमें अधिनियम। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है, क्योंकि जो है बहुत अच्छे लेवल पे जाकर के इसको तैयार किया जाता है। और यहाँ से आप इतना मानिए कि डायरेक्ट अगर आपको एग्जाम में ना मिलेगा तो फिर आके मिल लीजिएगा हमसे। तो जो है क्योंकि इस लेवल पे बताया जाता है कि इससे बाहर कहाँ से पूछ पाएगा एग्जामिनर। तो अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कई सारी नई जानकारी आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दीजिएगा और लाइक कमेंट के माध्यम से अपना राय रख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में। टिल देन टेक केयर।